मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहां ना कोई शोर है ना हलचल। कभी कभी तो यहाँ फोन के नेटवर्क भी गायब हो जाते हैं और हवा अप्रत्याशित रूप से स्टेपी के जड़ी बूटियों की सुगंध से भर उठती है। उत्तर की ओर ऊंचाइयों पर स्फेग्नम की दलदल, जंगली गुल मेहंदी, कॉटन ग्रास और क्रैनबेरी मिलते हैं। तो करीब 6.5 से 7 किलोमीटर चलने पर आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां महसूस होगा मानो आप किसी लहराती पंखों वाली घास की समुद्र के पास खड़े हो। इसे ओकाफ्लोरा नाम दिया गया, जो पूरे मस्कवा के वनस्पति विज्ञानियों का मक्का के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही से पर्यटकों का भी मक्का कहा जाने लगा। हर साल यहाँ करीब 60,000 लोग आते हैं। सभी का एक ही उद्देश्य होता है, उन विशाल जीवों को देखना जो इस धरती पर करीब 1.5 लाख साल पहले से रह रहे हैं। ये ज़ूबर है, यूरोपीय बाइसन, एक खास पशु। ज़ूब्र में हमारी दिलचस्पी केवल इस वजह से नहीं है कि वो मैमथ के समकालीन है। ज़ूब्र यूरोप में बचे बाइसन की सबसे आखिरी प्रजाति है। इनका शिकार एक समय सभी देशों में किया जाता था, रूस, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। प्रकृति से इन जानवरों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया। इनके लिए मनुष्य से भयानक और कोई शत्रु नहीं है। मूफिल, सच में वह किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे किसी का छूना पसंद नहीं है। वह अपनी दुनिया में मस्त रहता है। आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा सहलाने दो। रियोस का त्वरास्त्री संरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में लोग ज़ूब्र को शुक्रिया अदा करने के आदी हो चुके हैं। कहा जाता है कि अगर बाइसन यहाँ नहीं होते तो ये स्थान आज नक्शे पर नहीं होता। यहाँ विद्वान यात्री कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। हर दिन यहाँ कुछ असाधारण घटित होता है। ब्रियोक्सा त्वरास्त्री देश के सबसे छोटे संरक्षित जैवमंडलों में से एक है। ये करीब 5,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो स्पेरफुफ क्षेत्र में ओका नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इस संरक्षित क्षेत्र का नाम इसकी कठिन भू आकृति के कारण पड़ा है। नदी अपनी वेदिका के बीच से बहते हुए विशाल सीढ़ियों की भांति नीचे उतरती है। इस संरक्षित क्षेत्र में ऊंचाई का अंतर 76 मीटर तक पहुंच जाता है। यहाँ का जलवायु समशीतोष्ण महाद्वीपीय है। जनवरी में यहाँ का औसत तापमान -8 डिग्री और जुलाई में +18 डिग्री रहता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में नियमानुसार यहाँ गर्मी पड़ती है, जबकि वसंत राजधानी मस्का की तुलना में करीब 10 दिन पहले आ जाती है। इस संरक्षित जैवमंडल में स्तनधारी जीवों की 62 प्रजातियां, पक्षियों की 143 प्रजातियां और बड़ी संख्या में कीड़े मकोड़े और विशेषकर तितलियों की लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की वनस्पतियां भी अद्भुत हैं, जिनमें संवहनी पादपों की लगभग 1000 प्रजातियां शामिल हैं। इनमें से कुछ तो मस्कवा क्षेत्र के लिए भी अद्वितीय हैं। खाओ, जल्दी और जल्दी। अच्छा, मैं तुम्हें अब और कितना खिलाऊं? ए मूडी लड़की, मैं तुम्हें जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। मैं इस चालाक लड़की को जानती हूँ। हाँ, जब मैं मॉस्को क्षेत्र में रहने के लिए आई थी, तभी यहाँ एक रिक्ति निकली थी। तब मुझे यहाँ काम करने हेतु आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा, यहाँ ज़ूबर है। पहले तुम कुत्ते और बिल्लियों को बचाती थी, उन्हें आश्रय दिया करती थी, लेकिन अब यहाँ तुम्हें यूरोपीय बाइसन को बचाना होगा। इरीना ज़िमलियांका मॉस्को में एक पशु चिकित्सक थी। कुछ साल पहले तक उन्हें ज़ूब्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
आज वो केंद्रीय जुब्र नर्सरी की प्रमुख हैं और जुब्र के विषय पर अंतहीन बातें करने को तैयार रहती हैं। हर झुंड की एक विशिष्ट जीवन शैली है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, यहाँ तक कि उनमें पैतृक प्रवृत्ति और भावनाएं भी अलग अलग तरीके से प्रकट होती हैं। मैंने आपको मुरुसिक के बारे में बताया था ना, वह इस साल पहली बार पिता बना और हम सभी उसके अपनी बेटी के साथ व्यवहार को देखकर हैरान थे। हमारे लिए इसे देखना मानो दिलचस्प यात्रा पर होने जैसा था। शुरुआती 2 महीनों तक तो उसने हर समय उसकी रक्षा की, उसे उठाया, मानी नहीं बल्कि खुद उसने। वह उसे पानी पीने के लिए धकेलता, खाने की तरफ धकेलता और उसके लिए अपना चारा भी छोड़ दिया करता था। लगभग 200 हेक्टेयर भूमि को 8 हिस्सों में विभाजित किया गया है। उनमें से एक में सामान्य बाइसन का झुंड रहता है, जबकि बाकी में यूरोपीय बाइसन यानी जुब्र का परिवार। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। सामान्य बाइसन के विपरीत जुब्र के दाढ़ी और सिर पर असामान्य बाल होते हैं। प्रत्येक परिवार में एक नर और कई मादाएं होती हैं, लेकिन साथ ही इनमें मातृसत्ता और सख्त पारिवारिक पदानुक्रम भी होता है। ये जानवर इंसानी आदेशों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें निर्देश देने हेतु एक आम भाषा की खोज की जरूरत पड़ी। यहाँ हैम्बर्ग चिड़ियाघर से एक यूरोपीय बाइसन हिले को लाया गया था। उसे बीच गर्मियों में लाया गया था। भोजन पर्याप्त था, सब कुछ ठीक था। झुंड ने भी उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे यहाँ मानो उबाऊ लग रहा था। इतना उबाऊपन, मानो कुछ भी ठीक नहीं हो। एक बार मैं पिताजी के साथ शाम को उसे चारा देने गई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे लगता है कि वह शायद रूसी भाषा नहीं समझती है। फिर मैंने जर्मन में कहा, हिले माई ने खलाई ना, माई ने लीबा। फिर क्या, जुबर की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने अपनी मातृभाषा सुनी, वह तुरंत खाने के लिए दौड़ पड़ी। इसलिए हमने उसे 2 महीने तक जर्मन शब्दों को मिलाकर रूसी भाषा सिखाई और वह सीख गई। चाहे आप उन्हें जितना भी खिलाएं, वो फिर भी आप पर झपटेंगे। जब हम उन्हें खाना देते हैं तब वो खुश दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो खा लेते हैं तब सब खत्म। फिर तो वो सहलाना या छुआ जाना भी पसंद नहीं करते। वो या तो आपस में खेलना चाहते हैं या सिर टकराना। मुझे लगता है कि वो बस दूर रहना चाहते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है। पेट भर जाने के बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे पास चुकंदर और गाजर है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं, जब तक कि कोई उपहार ना लाए। अगर सेब आते हैं तो हम उन्हें काटते हैं और सबको एक साथ मिला देते हैं। उन्हें ये पसंद है। सेब उन्हें सच में बहुत पसंद है। सेब और गाजर इन्हें दोनों अच्छे लगते हैं। चुकंदर का चारा भी इन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता है। जुब्र को दिन में 2 बार चारा दिया जाता है, सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे। वो खाने का समय जानते हैं, इसलिए नियत समय पर चारे के नाद के पास खड़े हो जाते हैं। हालांकि आजकल जंगल में पर्याप्त वनस्पतियां नहीं हैं। गर्मियों में प्रतिदिन एक वयस्क नर लगभग 60 किलोग्राम तक घास खा सकता है। तब उन्हें अलग से ना तो मिश्रित चारे की आवश्यकता पड़ती है और ना ही आगंतुकों के उपहारों की। हमारा मुरा भाई पिछले साल रस्तोव के चिड़ियाघर में मर गया। 12 साल का एक नर जूबर था। हमारा मुरब्बी, हमने उसे वहाँ भेजा था। कई बार उनसे कहा था कि नया बाड़ा बना ले। वहाँ बाड़े काफी पुराने थे, इसलिए कोई भी वहाँ जाकर उन्हें बिल्कुल इस तरह नजदीक से खाना खिला सकता था। यहाँ जाले होने चाहिए थे और इसे यहाँ से घेरा जाना चाहिए था ताकि पर्यटकों के समूह इतना नजदीक ना आ सके। जहाँ अभी हम खड़े हैं, जब शव परीक्षण किया गया तो पेट से च्युइंग गम और ईस्टर के अंडे मिले। कल्पना कीजिए, ईस्टर की ब्रेड के साथ किशमिश और कई तरह के रंग। ये अंदर फंस गए थे। इनके पेट 4 कक्षीय होते हैं और उनके ग्रास नली में रुकावट आ गई। ठीक है, हड़बड़ाओ मत। ये जुबर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है और गर्मियों में हम यहाँ दौली क्षेत्र में इनके लिए घास काटते हैं। स्थानीय निवासियों की यादों के अनुसार ओका के बाढ़ के मैदान यानी दियारा क्षेत्र से पूरे मस्कवा क्षेत्र के लिए घास की आपूर्ति होती थी। प्रसिद्ध दोली क्षेत्र, जहां आजकल जुब्र के लिए घासें काटी जाती हैं,
इस इलाके की एक प्रमुख विशेषता है, ये सूक्ष्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं जो चारों ओर रेतीले पर्वतमालाओं से घिरी हैं। प्रियोस्का त्रिवास्त्री संरक्षित जैव मंडल के मुख्य रहस्य इनसे ही जुड़े हुए हैं। सन 1861 में मस्कवा स्टेट यूनिवर्सिटी के वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर निकलाइविच कॉफमैन ने औका बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों की वनस्पतियों का अध्ययन किया था और हमारे इस संरक्षित जैवमंडल की भविष्य की दक्षिण सीमा पर लुजकी गांव के समीप स्टेपी पौधों के एक परिसर की खोज की। यहाँ के कुछ पौधे अपने मूल निवास से 200 किलोमीटर की दूरी पर थे, जबकि कुछ तो 600 किलोमीटर दूर से आए थे। на 200, а часть растений километров на 600. इसमें पंख वाले घास, फेस्क्यू, स्टेपी चेरी, तिमोथी घास, बैंगनी, सोल्सिफी, लेडीज टेसिस ऑर्किड, रूसी फ्रिटिलरी, यूरेशियाई लिली और ऑकवुड ट्यूलिप प्रमुख हैं। इन पौधों के बारे में अनहीन बातें की जा सकती हैं, जो पता नहीं यहाँ कैसे पहुँच गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुष्पन की शुरुआत को ऋतु जैविकी चक्र की शुरुआत माना जा सकता है। यहाँ ऑकवुड ट्यूलिप के 16 पौधे खिले हुए हैं। जटिल भूभाग की वजह से दोलीपथ में सौर विकिरण औसत मान से 3 गुना अधिक होता है। वसंत में बाढ़ के मैदान से जल यहाँ प्रवेश करता है। जब यह वाष्पित होता है और रेत के अंदर रिसता है, तब सतह पर गाद जमा हो जाती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में पौधे क्यों जीवित रहते हैं। हालांकि वो यहाँ कहाँ से आए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के पास केवल परिकल्पनाएं हैं। कुछ का कहना है कि तुर्की खान के घोड़ों के खुरों के साथ ये बीज यहाँ आ गए। दूसरी ये कि औका नदी बाढ़ के दौरान इनके बीजों को यहाँ बहा कर ले आई। ये बीज अपने मुख्य स्टेपी मैदानी आवास से दूर यहाँ की अद्वितीय सूक्ष्म जलवायु में अनुकूलित हो गए। तीसरी परिकल्पना जो ज्यादा वास्तविक लगती है ये कि ग्लेशियर पूरी औका नदी घाटी को कवर नहीं करता है, बल्कि अलग अलग स्थानों पर स्थित है। इसलिए एक धारणा है कि ये शायद उत्तरी स्टेपी मैदान का एक हिस्सा है जो शायद पूर्व हिमनाद की किसी घटना का परिणाम है। गलीना सोकोलोवा एक ऋतु जैविकी शोधकर्ता और एक वैज्ञानिक हैं जो पौधों और जानवरों के जीवन पर मौसम परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती हैं। वसंत भले ही देर से आए या बरसात हो, लेकिन हो सकता है कि ये उनके लिए सबसे गर्म समय हो। फूलों का खिलना हवा के तापमान पर निर्भर करता है। इस साल पौधे जैसे ही खिले कि बर्फबारी शुरू हो गई। हमारे पास एक तस्वीर है जिसमें पौधे पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं। इसने एक निश्चित क्षमता तक बर्फ को सहन किया और बर्फ के पिघलते ही ये पुनः खिल गए। उनिंदी घास ऐसे बहुत कम पौधे हैं जिनके बारे में इतनी तरह की किंवदंतियां हैं। चिकित्सकों को यकीन था कि इसका इस्तेमाल किसी को भी सुलाने हेतु किया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन योद्धाओं ने इसे एक अलार्म घड़ी की तरह माना। वो इसे अपने तकिए के नीचे रखते और इस बात पर पूर्ण आश्वस्त थे कि उचित समय आने पर वो जाग जाएंगे। जनश्रुति है कि एक बार शरद ऋतु में एक शिकारी ने एक भालू को उनिंदी घास की जड़ों को चाटते हुए देखा, जिसके बाद वो अपनी मांद में जाकर लुढ़क गया। जिज्ञासावश उस शिकारी ने भी भालू की नकल की और फिर तो वह सीधा वसंत ऋतु आने पर ही जागा, जब ये अद्भुत फूल खिलते हैं। और तब बारिश हो या बर्फ, ये किसी से भी नहीं डरते। रात में गर्मी अधिक थी। कल रात अधिकतम तापमान 9 और 4 के बीच रहा और अभी 5 और 8 के बीच है। इस प्रकृति में कोई भी मौसम खराब नहीं होता, ये बात यहाँ सर्वविदित है। करीब 30 वर्षों से प्रिवोस्का त्रिवास्त्री संरक्षित जैवमंडल में मौसम और वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र काम कर रहा है। कर्मचारी यहाँ हर दिन निर्धारित समय अनुसार मिनट दर मिनट की सेंसर रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं। वे वर्षों के स्तर, तापमान में बदलाव और वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी करते हैं। अगर हम अपने क्षेत्र में वायु सांद्रता की तुलना करें, उदाहरण के लिए पास के शहर सियरपुखफ की वायु सांद्रता के साथ, तो लगभग 10 गुना का अंतर होगा। और अगर हम मस्कवा की बात करें, जो कि एक बड़ा औद्योगिक शहर है,
तो वहाँ की वायु सांद्रता हमारे यहाँ से 100 गुना अधिक होगी। ये अंतर महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 100 किलोमीटर दूर से भी हमारे यहाँ प्रदूषक पहुँच रहे हैं और दर्ज किए जाते हैं, और यही बात गाद के लिए भी लागू होती है। आप जानते हैं कि मौसम विज्ञानी हमेशा 50% की संभावना ही साबित करने को तैयार रहते हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि मौसम का क्या ठिकाना। हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, बल्कि हम सिर्फ वही मापते हैं जो है। अलेक्जेंडर कुलेचेंका जल मौसम विज्ञानी पर्यवेक्षक हैं और हर कोई जानता है कि वो यहाँ के सबसे चौकस कर्मचारियों में से एक है। उनकी तस्वीरें और वीडियो फुटेज इंटरनेट पर इस संरक्षित जैव मंडल के आधिकारिक ब्लॉग पर आते रहते हैं, चाहे वो लोमड़ी की हो जो अच्छे सॉसेज पाने के लोभ में मानो कुछ भी करने को तैयार हो और सड़क पर आकर अपने लिए दावत की मांग करती है, या ये छोटी जंगली सुअर के बच्चे जो निश्चित रूप से वसीली और माशा के बच्चे थे। वो एक विशाल बाड़े में रहते थे, लेकिन फिर वो सभी एक साथ मित्रवत परिवार के रूप में जंगल में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए और उधर ही बस गए। हमारे पास करीब 15 वर्षों से जंगली सुअर हैं। ये बहुत ज्यादा हैं। वे धरती पर मौजूद हर चीज को खा जाते हैं, इसलिए जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों को बहुत नुकसान होता है। अधिकारियों को समझाना तो असंभव है कि जंगली सुअरों की आबादी को नियंत्रित करने की जरूरत है। जंगल वास्तव में एक जटिल और एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इतने अद्भुत तरीके से जुड़ा हुआ है कि वैज्ञानिक हमेशा कुछ घटनाओं के कारणों का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाते। ओका नदी के तट पर बहुत ही रोचक धब्बेदार नीले रंग की तितलियां खोजी गईं, जो इस क्षेत्र के लिए असामान्य है। ये तितलियां अपने अंडे सीधे जेंटियन जैसे शाकीय पादपों के फूलों पर देती हैं। युवा इल्ली या कैटरपिलर फूल खाकर विकसित होने लगते हैं, और जब वो एक निश्चित अवस्था में पहुंच जाते हैं तब चींटियां उन्हें इन पौधों से उठाकर अपने बिलों में ले जाती हैं। लेकिन वो उन्हें भोजन के रूप में नहीं खाती, इसकी बजाय वो कैटरपिलर द्वारा उत्सर्जित तरल पदार्थों को चाटती हैं। इस तरल पदार्थ का चींटी कॉलोनी पर असामान्य प्रभाव पड़ता है। साहित्य में इसे अक्सर मादक प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है, और चींटियां जाहिर तौर पर इसे बहुत पसंद करती हैं और शायद उन्हें वास्तव में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हालांकि ये पूरी तरह से ज्ञात नहीं है और इस पर अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन चींटियां अपने लार्वा, कोकून तथा अंडे भोजन के रूप में इन कैटरपिलर को देती हैं, और ये कैटरपिलर इन चींटियों के कोकून और अंडे खाकर बढ़ते हैं। ब्लूबेरी यानी नीली तितली को मस्कवा क्षेत्र की रेड बुक में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही उसमें रिजर्व में रहने वाली तितलियों की 116 अन्य प्रजातियां भी शामिल हैं। साथ ही रेड बुक में पक्षियों की 31 प्रजातियां और स्तनधारियों की 10 प्रजातियां हैं, जिसमें से एक ने मनुष्यों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। मनुष्यों ने उन्हें खत्म कर दिया। मनुष्यों ने जंगलों को नष्ट कर दिया और परिणाम स्वरूप सन 1927 में दुनिया में सिर्फ 47, कुछ के अनुसार मात्र 53 जूबर ही शेष बचे। 1927 में काकेशस के जंगल में आखिरी बचे जूबर का शिकार किया गया। जीव विज्ञानी मिखाइल ज़ब्लॉस्की, जिनके नाम पर इस संरक्षित क्षेत्र का नाम रखा गया है, ने सन 1930 के दशक में जूबर की आबादी को बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन वो इस विचार को युद्ध के बाद ही लागू कर पाए। अपने व्यक्तिगत संबंधों की बदौलत वो डॉक्टर ज़ाबिस्की को पोलैंड के बेलोस्काया वन क्षेत्र से रूस में 4 जूबर मंगवाने हेतु राजी करने में कामयाब रहे। आभार स्वरूप हमने मालगाड़ी के 2 डिब्बों में भरकर उन्हें ध्रुवीय भालू, 2 कुबड़ वाले ऊंट और मृग की एल्क प्रजाति भेजी। एल्क कभी पोलैंड में भी हुआ करते थे, लेकिन युद्ध के दौरान लोग उन्हें खा गए। एल्क को भेजने के लिए हमें पेचोरा एलिच संरक्षित क्षेत्र के एल्क फार्म को लगभग आधा खाली करना पड़ा, जहां उन्हें पालतू बनाया जाता था। बाद में हमें फिर से एल्क पकड़ने पड़े और तब हमारे पास जूबर के 2 जोड़े थे। सन 1951 में उन्होंने प्रजनन करना शुरू कर दिया।
तब यदि वे ज़ुबर ना होते तो इस संरक्षित क्षेत्र को भी बंद कर दिया जाता। बात यह है कि सन 1951 में स्टालिन ने संरक्षित जैव मंडल पर एक फरमान जारी किया जिसमें 88 संरक्षित जैव मंडलों को बंद करने और 40 के क्षेत्र को कम करने का आदेश दिया गया। उसके बाद मस्कवा क्षेत्र में 4 संरक्षित जैव मंडल नक्शे से गायब हो गए और सिर्फ ये अकेला ही बच पाया। मैं हमेशा पर्यटकों से कहती हूँ, हम ज़ुबर को बचा रहे हैं क्योंकि ज़ुबर ने हमारे इस संरक्षित जैव मंडल को बचाया था। अटलांटिक के दोनों तरफ कई शताब्दियों तक बायसन और ज़ुबरों को बर्बरता पूर्वक समाप्त किया गया। रूसी जार बेलवस्की वन क्षेत्र में इनके शिकार का आनंद उठाने आते थे। अमेरिकी रेलकर्मी खिड़कियों से इस जीवित प्राणी पर गोलियों से निशाना लगाकर यात्रियों को आकर्षित करते थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परिणाम। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? यदि बात सिर्फ निशानेबाजी की होती तो मैं लक्ष्य को बांधकर उस पर निशाना लगा सकता था, लेकिन कुछ लोग गर्दन के क्षेत्र पर निशाना लगाते हैं। यहाँ हम पीछे जांघ में मारते हैं, वहाँ गहरी मांसपेशियां हैं। मुझे अच्छा लगता है जब लक्ष्य पर निशाना लगता है। जब चूक जाते हैं तो निराशा होती है क्योंकि आपको सब कुछ फिर से लोड करना पड़ता है और दवा की बर्बादी कोई अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक, ब्लोगन शूट करने के लिए तैयार है। आंद्रे स्टेफुतिन एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें इस संरक्षित क्षेत्र में सीधे ज़ुबरों पर ब्लोगन से निशाना लगाने की अनुमति है। एक पशु चिकित्सक के रूप में वो ब्लोगन का उपयोग करके जानवरों के शरीर में विटामिन डालते हैं। अपने हाथ को स्थिर रखना होगा, फिर दबाव बढ़ाएंगे क्योंकि जितना मैंने सोचा था वे इससे थोड़ा ज्यादा दूर है। हम उसकी जांघ के पीछे निशाना लगाएंगे। ठीक है, 3 गिनते हैं, 1 2 3। और हो गया, दवा उसके अंदर चली गई। आमतौर पर ऐसे इंजेक्शन उन ज़ुबरों को दिए जाते हैं जिन्हें स्थानांतरित किया जाना होता है ताकि जानवर कम घबराएं। लगभग सभी को जल्द ही या बाढ़ में छोड़ दिया जाएगा। इस संरक्षित जैव मंडल का एक प्रमुख कार्य है युवा ज़ुबरों को तैयार करना और उन्हें पूरे रूस भर में वितरित करना। जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया और उन्हें दूर भेजना शुरू किया तो विश्वास नहीं करेंगे, मैं कई रातों तक सो नहीं सकी और हर वक्त रोती रहती थी। हम हमेशा एक पूरे समूह को साथ छोड़ते हैं। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग करता है। वह या तो नर होता है या मादा, जो करीब 10, 14 या 15 साल के होते हैं। उन्हें दूसरों को ये सिखाना जरूरी होता है कि भोजन कैसे खोजें और किनसे डरें, क्योंकि ये क्षेत्र 250 से 300 हजार हेक्टेयर तक में फैले हो सकते हैं, जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान, कलुगा, ब्रांस्क, काकेशस या वोल्गदा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उनके जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। किसी नए क्षेत्र में भेजने से पूर्व ज़ुबरों को कुछ समय के लिए अलग रखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब नर क्वारंटाइन में होता है और मादाएं, जैसे कि कहा जाता है, हीट पीरियड या मध्य चक्र में होती हैं, तब उनके मिलन की व्यवस्था करना अच्छा लगता है। अगर हम उसे अभी मादा के पास भेज दें तो क्या बाद में उसे बाहर निकाल पाएंगे? हाँ, हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं सभी गायें हीट पीरियड में है, मेरा दिल टूट जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब तुम अपनी मादाओं के पास जाओगे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो, मुझे कम से कम तुमसे बछड़े तो मिलेंगे। चलो ठीक है, वे इतना अच्छा ब्रीडर है, फिर भी उसे कोई पसंद नहीं है। ज़ुबर को एक बाड़े से दूसरे बाड़े में ले जाना लगभग एक विशेष अभियान होता है। इस प्रक्रिया में कई ज़ुबर विशेषज्ञ शामिल होते हैं। मार्गों को ट्रैक्टरों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है और रास्ते में चुकंदर की बाल्टियां रख दी जाती हैं ताकि ज़ुबर को पता चल सके कि किधर जाना है। तुरंत तो नहीं, लेकिन अंततः मुफिल सही द्वार से प्रवेश कर जाता है। 3 मादाएं उसका इंतजार कर रही हैं। मुश्यांका वो मुख्य है तथा उलाग्रेस और मुजिंदा। कहा जाता है कि वो इस नर्सरी की सबसे सुंदर मादा है। हालांकि नर को अपनी पत्नियों से मिलने की कोई जल्दी नहीं है। इस परिवार में कभी भी स्नेही संबंध नहीं रहा क्योंकि नर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। वह एकांत पसंद करता है
ऐसा कैसे? वे खाता है, चला जाता है, गर्भवती करता है, चला जाता है, सुबह शाम चक्कर लगाता है, झुंड पास हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समूह में पीढ़ी दर पीढ़ी एक मादा सेविका रहती आई है जो हमेशा बछड़ों के साथ होती है, जबकि अन्य घूम फिर रही होती हैं या नर के साथ समय बिताती हैं। या तो नई गंध के नशे में या ताजी घास के लोभ में मुफिल कभी भी अपनी मादाओं की तलाश में नहीं गया। उसने इंतजार किया कि वो खुद उसके पास कब आए। जब उन्होंने नर जूबर की आवाज सुनी और उसकी उपस्थिति को महसूस किया तो सबसे पहले बछड़े दौड़े। मादाएं संयमित थीं, लेकिन वे भी देखने आई कि कौन आया है। हालांकि गंध से उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि ये नर है, उनका नर। करीब 2.5 महीने तक उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था और अब पिता और परिवार फिर से मिल गए हैं। इसका जन्म 2003 में हुआ था, यानी अभी वह 14 साल का है और उसकी पत्नियां और बच्चे हैं। अभी हमारे पास 2 मादाएं हीट पीरियड हैं, जिसे उसने तुरंत समझ लिया और उनके पास पहुंच गया है। आप इनके प्रेमालाप के क्षण को देख सकते हैं। तो ऐसी देखभाल आमतौर पर सिर्फ अपने बच्चों की ही की जाती है। प्रिवोस्का त्विराष्ट्रीय संरक्षित जैव मंडल में न केवल ज़ूबरों को खिलाने और पालने के लिए, बल्कि उनकी निजी जिंदगी को व्यवस्थित करने एवं उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने तथा भारी मन से उन्हें जंगलों में आजाद छोड़ने हेतु सब कुछ किया जाता है।